Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Saliha Zulfikar. Welcome to my channel Grow with Saliha. Today the topic of my video is the age of Pope. इससे पहले जो मैं वीडियो बनाई थी ना 18th सेंचुरी लिटरेचर पे, उसमें मैंने डिटेल से एज ऑफ पोप की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई हुई हैं और एज ऑफ जॉनसन की भी बताई हुई हैं, क्योंकि उन दोनों को मिला के 18th सेंचुरी बनती है। लेकिन जो रेस्टोरेशन एज उससे पहले जो हमने पढ़ी थी ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसको भी 18th सेंचुरी में इस वजह से इंक्लूड किया जाता है क्योंकि जो जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे पहली बार मंजर आम पे आई थी वो इन एजेस में आके लाइक एज ऑफ पोप और एज ऑफ जोहानसन में पीक पे गई थी। जोहानसन में तो लास्ट पे इन कैरेक्टरिस्टिक्स का डिक्लाइन भी आया था, लेकिन जो पीक पे गई थी ना वो एज ऑफ पोप पे गई थी। ठीक है, वो कौन कौन सी लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अगर आप वो दोनों वीडियोस लाइक रेस्टोरेशन पीरियड पे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे या फिर 18th सेंचुरी पे सुने तो क्लियर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा हम एज ऑफ पोप को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एज ऑफ पोइट्री को। ठीक है, पोप की पोइट्री को। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में बता दूं कि एज ऑफ पोप का दूसरा नाम अगस्टन एज भी है। क्यों इसका नाम दूसरा अगस्टन एज है? क्योंकि इस एज के जो राइटर्स थे ना वो क्लासिक्स को फॉलो करते थे। अब क्लासिक्स क्या है? क्लासिक्स उन राइटर्स को कहा जाता था जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल रोमन लिटरेचर है ना, उसके अंदर जो बड़े बड़े राइटर्स हैं जिनको जैसे हमारी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर शेक्सपियर एक बड़ा नाम है, तो उनके अंदर होरेस, विर्जिल, ये बड़े बड़े नाम थे जिनको इन राइटर्स ने जो जो इस एज से यानी जो पोप वगैरह थे इन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, उनके रूल्स को, उनके स्टाइल को, सब कुछ उनका फॉलो करना शुरू कर दिया। कोई भी लिटरेचर हो उसमें जो पॉपुलर राइटर्स होते हैं ना उनको क्लासिक्स कहते हैं। तो देखिए, जब इन्होंने रोमन लिटरेचर के उन क्लासिक्स को फॉलो करना शुरू कर दिया तो इस एज का नाम क्लासिकल एज भी है। इस वजह से अगस्टस एज क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे रोम में जो किंग रूल कर रहा था वो अगस्टस था, जिसकी वजह से अगस्टन एज इस एज को कहा जाता है, क्योंकि उसी को फॉलो किया जा रहा था इंग्लैंड में। ठीक है, और इस एज का प्रोमिनेंट फिगर कौन है? पोप। पोप, एज ऑफ पोप, जिसकी वजह से इस एज को कहते हैं अगस्टन एज इसका नाम है, लेकिन पोप की वजह से इसको एज ऑफ पोप कहते हैं। जैसे एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरन एज भी कहते हैं क्योंकि शेक्सपियर डोमिनेंट फिगर था, यहाँ पे लिटरेचर में पोप डोमिनेंट फिगर था, जिस वजह से कहते हैं। और भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, लेकिन इनको माइनर नहीं कहते, ये इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। कौन कौन से? एडिसन और स्विफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लेकिन जो पोप की पोजीशन है ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, उसने तो अपने आप को पूरा लिटरेचर में एक किस्म का वक्फ किया हुआ होता था। पोप के अंदर, उसकी राइटिंग्स के अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अगस्टन एज के राइटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो इसमें हो रहा था एग्जैक्टली लाइक उसका रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है पोप को, क्योंकि उसके अंदर सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो सब कुछ फॉलो करता था एंशियंट राइटर्स का यानी क्लासिक्स का। उसकी जो पोइट्री थी वो एक तौर पे एक बेंचमार्क था, एक मॉडल था दूसरे राइटर्स के लिए कि वो उसी तरह का लिख सकें। ये एक मॉडल के तौर पे उसकी पोइट्री थी। उसके बाद आ जाती हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी जिनकी अभी तक हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें यह था कि ये तो हमें पता है कि एज पोप था इसमें। दूसरा ये देखिए, दूसरा बुलेट जो है, पीपल वर डिस्कस्टेड विद इमोरलिटी एंड फ्रिवलिटी ऑफ द प्रीवियस पीरियड। क्या मतलब कि जैसे पिछले पीरियड्स में यानी रेस्टोरेशन पीरियड में या उससे पहले जो प्यूरिटन पीरियड था उसके अंदर केयर फ्री, जो मतलब यूँ कह सकते हैं कि केयरलेसली मॉरल वैल्यूज़ खो चुकी थी, केयर फ्री लिटरेचर प्रोड्यूस होता था। तो अब की बार इस एज में आके जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया ना वो उसमें ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, नहीं, इन्होंने रिलीजन को भी साथ रखा और इन्होंने फ़न को भी साथ रखा। हालांकि जो प्यूरिटन्स थे वो कह रहे थे
कि हमें रिलीजन को प्यूरिफाई करना है, मॉरल वैल्यूज़ लानी है, लेकिन वो फन नहीं करने देते थे। जैसे ड्रामा क्लोज कर लिए थे, थिएटर क्लोज कर दिए थे, तो वो सिंपल प्लेजर्स को एंजॉय नहीं करने देते थे प्यूरिटन्स। लेकिन इस एज में आके ना कि ये सिर्फ लोग रिलीजियस थे, बल्कि ये इन चीज़ों को भी साथ में रखते थे कि मॉरल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए और फन पे भी बैन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रिलीजियस भी हो, लाइक आप मुसलमान भी हो, आप अच्छे अखलाक के भी हो, लेकिन आप थोड़ा इंजॉय भी करें, फ़न भी करें, ये इनका मोटिव था और ये बहुत अच्छा मोटिव है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। उसके बाद जो आ जाती है थर्ड चीज़, वो ये थी कि इन्होंने फेनेटिसिज्म और रिलीजियस ज़ील जो कि प्यूरिटन्स में था, वो सब इग्नोर किया था। वही बात की जो वो इन पे बैन करते थे। उसके बाद आखिरी पॉइंट है कि मिडल एजिस का जो इमोशनल और मोरल एक्सेस थी वो इन्होंने अवॉइड किया। क्या मतलब, देखिए एलिजाबेथन एज के अंदर क्या था और प्यूरिटन एज के अंदर क्या था। वो लोग इमोशंस के बारे में बात करते थे। वो जो पोइट्री लिखते थे ना, फॉर एग्जांपल मैं पोइट्री की एग्जांपल देती हूँ, तो वो पोइट्री में उनकी इमेजिनेशन होती थी एलिजाबेथन पीरियड के अंदर, इमेजिनेटिव बेस होती, डीप होती थी, उसको थोड़ा समझने में मुश्किल होती थी, लेकिन बहुत डीप मीनिंग में एक बात करी जाती थी। इस तरह से पोइट्री लिखी जाती थी, इमोशंस का ओवरफ्लो होता था। लेकिन इस पीरियड के अंदर आके क्या हो गया, पोइट्री भी बिल्कुल प्रोज जैसी लगने लगी। क्यों? क्योंकि इस दौर में रॉयल सोसाइटी का एक रूल था। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि यहाँ पे रॉयल सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई थी। उसका एक रूल था कि जब भी आप कुछ लिखोगे, पोइट्री भी लिखोगे, तो हीरोइक कॉपलेट में लिखोगे, 2 लाइन्स में लिखोगे और 2 लाइन्स में मीनिंग को क्लियर करोगे। लेकिन समटाइम्स इमोशंस को ना एक्सप्लेन करना 2 लाइन्स में वेरी टफ, बहुत टफ था। क्यों? क्योंकि इमोशंस और डीप मीनिंग्स 2 लाइन्स में पूरे एक्सप्लेन नहीं हो सकते, उसमें एग्जैजुरेशन चाहिए होती है। जब भी हम देखिए कोई भी पोइट्री हो तो उसके अंदर एग्जैजुरेशन होती है, मेटाफोर होती है, सिमिली होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी अलाउ ही नहीं था इस सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से पोइट्री बहुत ही लो पे थी और प्रोज पीक पे जा रहा था। क्योंकि प्रोज की होती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन्होंने रॉयल सोसाइटी में बना के पोइट्री के लिए भी लिखी हुई थी कि ये भी पोइट्री के लिए भी फॉलो करो। ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि प्रोज ऐसा होता है। प्रोज में क्लैरिटी मांगते हैं, प्रोज में सिंप्लिसिटी मांगते हैं, प्रोज में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मांगते हैं, पोइट्री में ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये एक बात थी कि इमोशंस वगैरह इस वजह से अवॉइड किए गए थे क्योंकि रॉयल सोसाइटी का एक रूल था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इनके लिए रीज़न सब कुछ था कि अगर ये चीज़ है तो क्यों है, किस वजह से है, और इंटेलिजेंस, रीज़न, जजमेंट को, ओपिनियन को हर चीज़ में ले आते थे। तो आपको पता है पोइट्री में इंटेलिजेंस नहीं चल सकती, रीजंस नहीं चल सकती, वो तो इमोशनल बेस होती है, सेंटिमेंट्स होते हैं। तो दैट्स वाई पोइट्री पीक पे नहीं गई थी, पोइट्री बिल्कुल प्रोज जैसी लिखने लगी थी, लेकिन प्रोज पीक पे जा रहा था। देखिए आगे मैंने बताया हुआ, पोइट्स ऑफ दिस पीरियड आर ऑफन डेफिशिएंट इन इमोशन। कहाँ से आएंगे इमोशंस जब रूल बना हुआ है, जब रीजन पे फोकस हो रहा है, इंटेलिजेंस पे फोकस हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही, जजमेंट वगैरह, तो इमोशंस कहाँ से आएंगे? तो इस वजह से डेफिशिएंट थे। पोइट्री तो इंटेलेक्चुअल बेस्ड पे, मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पे लिखी जाने लगी, रीजंस पे लिखी जाने लगी। कुछ एक जैसे होती है ना वो अक्वाले ज़री, उस तरह की पोइट्री लिखी जाने लगी। तो ऐसी पोइट्री तो फिर ऑडियंस को नहीं पसंद थी, जिसकी वजह से इसका डिक्लाइन हो गया था। इस एज की जो पोइट्री थी उसमें कुछ सबक देना ज़रूरी था। देखिए पोइट्री का मकसद मेन जो होता है ना वो प्लेजर होता है, सैडनेस, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस आप इंजॉय करते हैं, ठीक है, या फिर आप स्कैप्ट कर जाते हैं। जब आप अपने इमोशंस को लिखते हैं राइटिंग्स की फॉर्म में, तो आप थोड़ी देर के लिए रियलिटी से दूर हो जाते हैं जो कि हार्श होती है समटाइम्स। लेकिन अब जो पोइट्री का मकसद ही चेंज हो गया, अब ये कहने लगे कि पोइट्री का कोई ना कोई मॉरल पर्पस होना चाहिए, कोई सबक देना चाहिए। और दूसरा दूसरा पर्पस क्या था पोइट्री का इनके अकॉर्डिंग, इस एज के अकॉर्डिंग, कि ये दूसरों पे सटायर करने लगे। सटायर भी ये किस पे करते थे? अपर क्लास पे, ठीक है, यानी क्रिटिसिज्म करने लगे पोइट्री के ज़रिए, जो कि इंतहाई बोरिंग चीज़ हो गई ना। पोइट्री कितनी अजीब, पोइट्री प्रोज एक जैसे लगने लगे, मोनोटनी आ गई। मोनोटनी होती है कि बोरिंग सारा कुछ हो जाना, एक जैसा हो जाना। पोइट्री के अंदर आर्गूमेंट्स आ गए, क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स डिस्कस होने लगी, पर्सनालिटीज़ डिस्कस होने लगी, जो कि प्रोज की एबिलिटी होती है, ये तो पोइट्री का काम ही नहीं होता। आप कह रहे कि पोइट्स जो इस एज के थे ना, पोइट्स, ठीक है, पोइट्स तो बिल्कुल लाइक सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करने लगे। सिटी लाइफ उनको अट्रैक्ट करती थी,
वो तो लोअर क्लास यानी विलेजेस, सॉन्ग्स, बर्ड्स, नेचर, ब्यूटीफुल सीनरी, इसके बारे में तो वो परवाह ही नहीं करते थे। रूरल एरिया को वो कुछ समझते ही नहीं थे। वो सब कुछ अपर क्लास और टाउन, सिटीज़ वगैरह उनके बारे में बात करने लगे। रोमांटिक पोइट्री क्यों फेमस हुई थी? क्योंकि उन्होंने सिंप्लिसिटी को डिस्कस किया था, नेचर को डिस्कस किया था, रूरल लाइफ को, सीनरी को, ये इस तरह से उन्होंने उसके बारे में इमोशंस बताए थे। ये तो बस अट्रैक्ट हो रहे थे टाउन सिटी लाइफ की तरफ और रीजंस दे रहे थे कि क्यों ये अच्छी हैं, क्यों ये अट्रैक्ट करती हैं उनको, किस में ज़्यादा पैसा है, किस में रीज़न, क्यों हम मूव कर रहे हैं, क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर, कैसे चेंज आ रहा है, किस पर्सनालिटी को डिस्कस करना है, क्या करना है, ये सब कुछ सिटी एरिया के बारे में लिखने लगे, जिसकी वजह से पोइट्री में डिक्लाइन आया। ओके। उसके बाद क्या हो गया कि नो लव फॉर नेचर हो गया। उसके बाद इन्होंने एडमायर करना छोड़ दिया, यानी तारीफ करना छोड़ दी। किन पोइट्स की? शेक्सपियर की को भी नहीं ये पूछते थे, चौसर को भी, मिल्टन को भी, जो इतने बड़े बड़े पोइट्स थे, इन्होंने इनको एडमायर करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग जो थे वो इमोशंस पे लिखते थे, सेंटिमेंट्स पे लिखते थे, नेचर पे लिखते थे, जो कि अब नहीं हो रहा था। तो इसलिए इन्होंने उनको प्रेज करना बंद कर दिया, उनसे इन्फ्लुएंस होना बंद कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने मिडिल एजेस की शिवलरी और एडवेंचर को भी बंद कर दिया था। उनको भी ये कुछ नहीं मानते थे, यानी बहादुरी के जो एडवेंचर्स, लाइक जो न्यू न्यू चीज़ें हो रही थी, इन सब को भी बंद कर दिया। ये टेल्स वगैरह, यानी ये जो टेल्स होती थी ना, शॉर्ट स्टोरीज, इनको भी बंद कर दिया। ये भी इमोशनल बेस्ड डीप क्रिएटिविटी थी ना, टेल्स लिखते थे खुद से बना के, लंबी लंबी टेल्स लिखी होती थी, स्टोरीज, ये सब क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, सब कुछ खत्म। स्पेंसर वॉज नॉट फेवर्ड बाय देम ड्यू टू हिज स्टाइल। इन्होंने जो स्टाइल, जो होमर, विर्जिल वगैरह का, इलियड वगैरह, वो सारा कुछ फॉलो करना शुरू, उनके स्टाइल फॉलो करना शुरू कर दिए, जो कि रोम के लिटरेचर से थे। उन्होंने तो अपने स्पेंसर को भी तक नहीं पूछा उनको स्टाइल के लिए। एक और बात, इस पोइट्री के अंदर, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, पोइट्री के अंदर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट थी, यानी किस स्टाइल में लिखा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट था, क्या लिखा जा रहा है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। फॉर्म होती है शक्ल, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। सब्सटेंस होता है कि कंटेंट। ये नहीं ये देखते थे कि हम क्या लिख रहे हैं, बस ये देखते थे कि मेरा स्टाइल अच्छा होना चाहिए, मैंने हीरोइक कॉपलेट में लिखा होना चाहिए, मैं इंटेलेक्चुअल, मेरी सेइंग्स होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, लेकिन क्या बात करें कोई पता नहीं, ठीक है। लव ऑफ सुपरफिशियल पॉलिश लेड टू आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल स्टाइल। जब इन्होंने इस तरह से लिखना शुरू कर दिया तो ऐसा लग रहा था ये कॉपी कर रहे हैं किसी को, सब कुछ आर्टिफिशियल लगने लगा। जब हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो आर्टिफिशियल ही होता है ना, ओरिजिनल तो नहीं ना होता, तो ये भी आर्टिफिशियल लगने लगे। कन्वेंशनल स्टाइल यानी पुराना स्टाइल इन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया। क्लोज कापुलेट जो था तो वो तो डोमिनेंट आ गया था ना, उसी को बस हर जगह, जिसकी वजह से सीरियस पोइट्री जो है प्रोड्यूस हो रही थी। पोइट्री तो सीरियस होती ही नहीं है, पोइट्री कहाँ से सीरियस होती है, प्रोज सीरियस होता है, पोइट्री तो नहीं ना होती, जिसकी वजह से डिक्लाइन आया था। अब की पोइट्री मोनोटोनस हो गई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि लिमिटेशंस आ गई थी ना कि आपने क्लोज कॉपलेट में ही लिखना है, तो ओरिजिनलिटी खत्म हो गई थी। जो भी लिखना था बस 2 लाइनों में लिखना, सिंपल, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, जिसकी वजह से सारी पोइट्री एक जैसी मोनोटोनस लगनी शुरू हो गई। कोई भी अपनी डीप इमोशंस को अच्छे से लिख ही नहीं सक रहा था 2 लाइनों में। पोइट्री की वजह से डिक्लाइन आ गया। पोइट्री ने रियल लाइफ को भी डिस्कस करना बंद कर दिया। इम्पैक्ट ऑफ प्रोज ऑन पोइट्री। प्रोज का क्या इम्पैक्ट पड़ा पोइट्री के अंदर, ये तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि प्रोज जो है वो प्रोमिनेंट एक्सप्रेशन था ना, कुछ भी मीडियम था ना, कुछ भी एक्सप्रेस करने का, कुछ भी लिखने का, क्योंकि इसमें रूल ऑफ एग्जैक्टनेस थी, प्रिसीजन, यानी आप सिंपल लिखें, छोटा सा लिखें, क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ साफ बात होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सारा कुछ था। यही रूल्स अब पोइट्री पे भी अप्लाई किए जाने लगे, जिसकी वजह से पोइट्री जो है, पोइट ने, जो पोइट्स थे उन्होंने सिंपल लिखना शुरू कर दिया, क्लियर लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया, जो कि पोइट्री की डिक्लाइन का बायस बना था। ओके। उसके बाद क्या आ जाता है कि सरफेस पे क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट था, स्टाइल क्या है वो इंपॉर्टेंट था, इमेजिनेशन क्या, डीप मीनिंग क्या है, इस पे कोई जोर नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से भी पोइट्री जो थी वो डिक्लाइन पे आई थी, क्योंकि प्रोज का इन्फ्लुएंस था उस पर। अब जो मैंने आपको बताया था ना, पोप जो है उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एज की। फॉर एग्जांपल अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, आपको सामने पता चल जाएगा। अलेक्जेंडर पोप, इसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। पोप जो है एक बहुत बड़ा नाम है लिटरेचर के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसने रॉयल सोसाइटी के वो जो रूल्स थे ना,
कि एग्जैक्ट लिखना है, सिंपल लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, क्लोज कॉपलेट में लिखना है। इसके अलावा कोई इतना बड़ा, इतने अच्छे से ये काम नहीं कर सका जिस तरह से पोप ने किया था। ड्राइडन भी है, जोहनसन भी है, लेकिन जैसे पोप है ना, इसका कोई कंपटीशन नहीं था। इसने तो इस स्टाइल को अडॉप्ट करके ऐसे ऐसे वर्क्स लिखे ना कि लाइक दे वर सो सुपीरियर इन लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल, और अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करें ना कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी, तो ये बिल्कुल छोटे कद का था, कमर इसकी बिल्कुल झुकी हुई थी, इसको बीमारियां लगी हुई थी, जिसकी वजह से ये अपने आप को खुद ही कहता है कि मैं एक लॉन्ग डिजीज़ हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है कि इसको मतलब सर का मसला था, हेडेक होते थे, यानी माइग्रेन में भी। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये तो इसके अपने फिजिकल अपीयरेंस की बात कर ली। इसको एक टाइटल दिया गया है, प्रोफेसर एटन ने इसको एक टाइटल दिया हुआ है, शायद मैंने ये वर्ड प्रोफेसर एटन लिखना भूल गई, जिन्होंने इसको प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म बोला था, क्योंकि इससे अच्छा किसी ने भी उन रूल्स को फॉलो नहीं किया था। थर्ड बात, अगर हम इसकी पर्सनालिटी की बात करें तो ये एक कैथोलिक था, रिलीजन को फॉलो करता था, प्यूरिटन नहीं था, इसलिए ये फंड्स वगैरह को भी इंजॉय करने देता था, सिंपल प्लेजर्स को भी। डिस्पाइट हिज हैंडीकैप, मतलब माजूरी के अगर अलावा हम बात करें, हालांकि वो माजूर था, फिर भी इसने ऐसे ऐसे वर्क्स लिखे हुए हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी पोजीशन है लिटरेचर के अंदर। हाईली इंटेलेक्चुअल था, एम्बिशियस था। ओके। उसके बाद आ जाता है कि लिटरेरी और लाइफ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अपनी इन बीमारियों की वजह से भी ये फोर फ्रंट पे माना जाता है, इंग्लिश लिटरेचर का मॉडल पोइट माना जाता है दूसरे पोइट्स के लिए। ये अपनी करेक्टनेस की वजह से बहुत फेमस है, मतलब सिंपल क्लैरिटी की वजह से। इसने अपना पहला वर्क एस्से ऑन क्रिटिसिज्म लिखा था जब ये 23 साल का था। तब से लेके इसकी डेथ तक इसको रेपुटेशन मिलती ही रही। इसमें इन्होंने एंशियंट राइटर्स के रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया था। दूसरा नेक्स्ट वर्ड जो है इसका द रेप ऑफ द लॉक है। ठीक है। इसके अंदर ये एक स्टोरी है, और ये स्टोरी इसने अपने एक दोस्त के कहने पे लिखी थी, पोप ने। ओके। इसका दोस्त जो था उसने उसको स्टोरी बताई थी कि दो फैमिलीज़ हैं उन्हीं के टाउन में जहाँ पे वो रह रहे थे। दो फैमिलीज़ हैं जिसमें एक फैमिली ने दूसरी फैमिली की किसी लड़की के बाल काट दिए, जिसकी वजह से उनमें इतनी इतनी ज़्यादा लाइक, और दूसरा एक लड़का था जिसका नाम था लॉर्ड पैटर। उन फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ जो रियल लाइफ में उनके दौर में, जो उनके जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे जो दो फैमिलीज़ थी, उनमें एक जो लड़का था लॉर्ड पटर, उसने मिस अराबेला को प्रपोज किया। दोनों अपर क्लास के से बिलोंग करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि इस एज की पोइट्री किसको डिस्कस कर रही थी, सिर्फ अपर क्लास को। ठीक है। और उन्हीं पे क्रिटिसाइज कर रही थी, सैटिरिकल भी हो गई, अपर क्लास वाला थीम भी आ गया। लॉर्ड पटर ने जब उसको प्रपोज किया उसने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन फैमिलीज़ में क्लैश आ गया। देखिए, प्रपोज करे कोई, मना करना इट्स नॉट ए बिग थिंग, लेकिन इसको इतना बढ़ा चढ़ा के कि वो एक दूसरे के मर्डर करने पे आ गए थे, इतनी ज़्यादा उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जिसको उसके दोस्त ने पोप को आइडिया दिया कि इतनी सिंपल सी बात पे ये लोग इतना झगड़ रहे हैं, तो इस पे एक वर्क होना चाहिए। पोप ने जब लिखा तो उसने रेप ऑफ द लॉक लिखा, कि उसने इस प्रपोजल को इस तरह से पेश किया कि जैसे उसने उसकी लड़की के बाल काट दिए, और ऐसा हुआ भी था रियलिटी में। इसके अंदर बैरोन होता है एक लड़का, जो कि एक लड़की जो इस स्टोरी की रेप ऑफ द लॉक की प्रोटैगनिस्ट है, उसकी लट काट देता है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। ठीक है। अब उन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। बाद में जो बैरोन है उसको प्रपोज भी करता है, वो रिजेक्ट कर देती है। बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है इस बेस पे, और इसको मौजू बना के इसने ये जो है वो पोइट्री लिखी है। बहुत ज़बरदस्त पीस है। इसमें ये एक्चुअली बताया गया है कि उस दौर की जो लड़कियां थी वो अपनी ब्यूटी को लेके कितना कंसर्न थी कि उसके एक लट को काटने को वो इतना बड़ा बतंगड़ बना देती थी। तो उस दौर की अपर क्लास की पे क्रिटिसिज्म है ये। ठीक है। लट काटने से कुछ नहीं हो जाता इतना कि आप एक दूसरे के मर्डर को दौड़ें।
और दूसरा उस बैरोन पे भी क्रिटिसिज्म है कि उसको अगर रिजेक्शन मिली है तो उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। इस तरह से उससे बदला लेने के लिए उसकी लट नहीं काटनी चाहिए थी। लास्ट पे इस पोएट्री के लास्ट पे एक लड़की स्पीच देती है जो कि वहाँ पे बताती है कि कितनी फूलिश है ना ये प्रोटैगनिस्ट कि एक लट काटने पे इतना झगड़ रही है। सो ये बहुत मज़े की स्टोरी है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। मैं इसको डिटेल में जा रही थी, सॉरी, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो आगे जो इसका टॉपिक है, आगे जो इसकी राइटिंग्स हैं, इसने एक लिखा था होमर्स। मैंने आपको बोला ये रोमन पोइट्स को फॉलो करते थे। तो उसके इलियड को इसने ट्रांसलेट किया था, ओडिसी को भी, जब इसने 11 साल लगाए थे उसको ट्रांसलेट करने में। ये भी इसका, और इसने इतने ज़बरदस्त तरीके से हीरोइक कॉपलेट में इसको ट्रांसलेट किया हुआ है कि जिसकी वजह से भी इसको पॉपुलैरिटी मिली थी। उसके बाद इसके दौर में इसके जो साथी थे वो इससे जेलस होना शुरू हो गए, बहुत सारे राइवल्स भी थे इसके। तो पोप ने अपनी एक वर्क लिखा द डनसीड, जिसमें उसने उनको क्रिटिसाइज़ किया, उनको बुरा कहा, उनको क्रिटिसाइज़ किया, उनका मजाक उड़ाया कि ये मतलब इस तरह से जेलस होते हैं लाइक दिस। सो ये एक सटायर है। देखिए, सटायर भी हो गई, दूसरी भी सटायर थी, क्रिटिसिज्म भी हो गया, किस पे वो अपर क्लास पे भी हो गई। सारी करेक्टरिस्टिक्स है ना पोइट्री की जो हमने शुरू में डिस्कस की थी। एस्से ऑन मेन इसने एक वर्क लिखा हुआ है। होरेस एंड एपिस्टल की इमिटेशंस लिखी हुई है, सटायर लिखा हुआ है जो कि अपनी एनिमीज़ के लिए। लास्ट पे अगर हम बात करें तो लेगेसी एंड स्टाइल ऑफ अलेक्जेंडर पोप, इसको एक बहुत अच्छी रेपुटेशन मिली थी, 19th सेंचुरी का बहुत बड़ा पोएट है, इसने अटैक किया 19th सेंचुरी के लोगों पे। उसके बाद 19th सेंचुरी में ऐसा हुआ कि लोग, जब इसकी डेथ हुई ना, तो लोग इस पे इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया, लोग ये परेशान हो गए कि इधर ही वॉज ए पोएट और नॉट। लोग तो ये कहने लगे कि वो पोएट था भी कि नहीं। लेकिन बाद में 20th सेंचुरी में बाद में दोबारा इसकी पोजीशन को रिकग्नाइज़ किया गया और कहा गया कि हाँ, इसने ये एक बहुत बड़ा पोएट था और इसने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस की हुई हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। क्यों? फिर इसके किस किन क्वालिटीज़ की बेस पे इसको दोबारा रेपुटेशन मिली? इसके एपिग्रामेटिक स्टाइल की बेस पे कि इतनी छोटी सी बात इतने सिंपल वे में, छोटी सी बात नहीं, इतनी बड़ी बात इतने छोटे से दो हीरोइक कॉपलेट में कर देना, और इतनी विटी आइडियाज़ ये एक बड़ा पोइट ही कर सकता है। एपिग्रामेटिक स्टाइल यही होता है। ओके। उसके बाद इसको कॉमन प्लेस नहीं, बल्कि इस लाइक द थॉट इन हिज पोएट्री आर कॉमन प्लेस बट गिवन परफेक्ट एक्सप्रेशन। छोटी सी बात थी लेकिन परफेक्ट एक्सप्रेशन में लिखता था। मैंने बताया ना, ये स्टाइल बहुत ज़्यादा इनका ज़बरदस्त होता था। उसके बाद इसकी जो भी राइटिंग्स हैं वो भरी हुई हैं प्रोवर्ब्स से। प्रोवर्ब्स पता है ना, कोटेशंस वगैरह, इंटेलेक्चुअल सेइंग्स जिनको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल इनकी एक लाइन है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। देखिए कितना सिंपल सा सेंटेंस है लेकिन कितनी मज़े की बात है, इसके अंदर कितना अच्छा मीनिंग छुपा हुआ है। पूरी कायनात उसने बता दी है कि आपको कुछ स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं, आप खुद को स्टडी करो, मैनकाइंड की स्टडी हो जाएगी। और लास्ट पे यही है कि पोप वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा।